सो एज दिस सेशन इज़ द लाइव सेशन, मैं पहले थोड़ा सा इसके अंदर आपको बता दूं। भी मैंने आप लोग को जो वीडियो दिखाई थी पहले वाली, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कवर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनाना सीखा है, और आप लोग को एक क्लास एक्टिविटी भी दी थी। तो एक तो मैं ये बता दूं, मैंने क्लास एक्टिविटी जो दी थी 7.2 वाला क्वेश्चन, वो मुझे कितने बच्चों ने सेंड किया है वो मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। और सेकेंडली मैंने आप लोगों से प्रोजेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्योंकि वी हैव कवर्ड द 4 स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद मैं इंडिविजुअल वन वन ऑन वन क्वेरीज भी लेती हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है रिलेटेड टू मिड टर्म एग्जाम, वो भी अभी आपको बताती हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे अभी तक ये जो 7.2 वाला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, ये मुझे सिर्फ 2 बच्चों ने सेंड किया है, हसन एंड कमर ने। ठीक है, हसन रजा एंड कमर सईद ने मुझे 7.2 वाला क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड किया है वाया ईमेल। और किन्जा ने भी सेंड करने की कोशिश की, बट आई डोंट नो, उसकी मुझे ईमेल नहीं मिली। शी विल सेंड इट अगेन। बट बाकी बच्चे भी प्लीज आज, कल तक, कल जो है आपका लास्ट डे है फ्राइडे को, तो प्लीज सॉल्व करें अच्छे नीट तरीके से। फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का, जिस तरह से मैंने स्लाइड्स में बनाया हुआ था। मैं एक मतलब फिर उसको दिखा देती हूँ आप लोगों ने क्या करना है, और दोबारा एक रीकैप दे देती हूँ उसका, कि आपने 7.1 वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर स्लाइड्स पे ही सॉल्व किया हुआ है, आपने सेम उसी तरह करना है। 7.2 वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। इस ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि थर्ड स्टेज जो थी ट्रायल बैलेंस थी, ट्रायल बैलेंस से हम मूव कर रहे हैं फोर्थ स्टेज पे, जिसमें हम लोगों ने बनाना है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली जो इन्फॉर्मेशन उसको कैसे यूज करना है, इसके अंदर 5 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। हमने उनको सेग्रीगेट करना है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल को बैलेंस शीट में लेके जाना है। एंड आई बिलीव ये वो वाली स्टेज है। अब ये अब तक तो सब बच्चों को पता होगा कि एसेट्स में क्या चीजें कैटेगराइज होती हैं, एक्सपेंसेस में क्या चीजें आती हैं। तो प्लीज इसमें अब आप लोगों ने मिक्स नहीं करनी चीजें, ठीक है। और अगेन एक हिंट दोबारा से मैं बता दूं कि जितने भी आपके एसेट्स हैं, ताकि अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि एसेट्स को कहाँ से पिक करना है और लाइबिलिटीज को कहाँ से पिक करना है, तो एक मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता देती हूँ कि आपका जो ये जो डेबिट कॉलम है, इसके अंदर जितने आइटम्स हैं वो एसेट्स और एक्सपेंसेस के ही हैं। ठीक है। और जो आपका क्रेडिट कॉलम है, इसके अंदर रेवेन्यू की वैल्यू मिलेगी सेल्स के नाम से, कैपिटल की वैल्यू भी मिलेगी, वो भी एक ही वैल्यू होती है। सेल्स और कैपिटल तो आपको एज इट इज मिलेगा, एक एक वैल्यू। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज की वैल्यू मिल सकती है, अकाउंट पेएबल या बैंक लोन या कोई क्रेडिटर की वैल्यू। तो वो आपको लाइबिलिटीज की यहाँ में भी 2-3 कोई वैल्यू नजर आ रही हो, वो भी आप लोगों ने यहाँ से लेनी है। ठीक है। अच्छा जी, और इस जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है, मीन्स के द गुड्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड, जो इस साल सेल नहीं हुई, वो आपको स्टैंड अलोन सेपरेट इन्फॉर्मेशन कोई नोट्स की फॉर्म में आपको अलहदा से गिवन होंगी। ठीक है। मैं आप लोगों को मजीद प्रैक्टिस के क्वेश्चंस या असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चंस दूंगी अभी। ठीक है। अभी तो हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चनिंग किया है, क्लास एक्टिविटी 7.2 मैंने जो आपको दिया है, बट आई विल गिव यू पीपल 2 to 3 क्वेश्चंस एज असाइनमेंट एज वेल। वो भी आपके गूगल क्लासरूम में मैं पोस्ट करूंगी। ठीक है। आप लोगों ने सेम ऐसे फॉर्मेट बनाने हैं। अगेन मैं दोबारा बता दूं कि जो इनकम स्टेटमेंट के 2 अमाउंट के कॉलम है, ये दोनों डेबिट क्रेडिट के कॉलम नहीं है। इनके ऊपर जस्ट आपने सिंबल अमाउंट का लिखना है कि रुपीस में वैल्यूज हैं या डॉलर्स में या पाउंड्स में है। और ये जो इनर कॉलम है, ये वाला, इसके अंदर आप डिटेल्ड कैलकुलेशन करते हैं, मींस के द वैल्यूज जो के प्लस माइनस होनी है अभी, बट उनके फाइनल रिजल्ट्स या फाइनल प्लस माइनसेस जो है वो आउटर कॉलम में आप करेंगे। ये जो बाहर वाला कॉलम है, राइट मोस्ट एक्सट्रीम राइट साइड वाला कॉलम। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखें आपकी मोस्टली जितनी, और एक और मैं ट्रिक बता दूं, अभी तक जितनी भी आप इनकम स्टेटमेंट्स बनाओगे, ऊपर टाइटल तो डेफिनेटली यू विल राइट इट इन 3 लाइंस, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड। जितनी भी आप इनकम स्टेटमेंट्स बनाओगे उनके अंदर इस तरह से ही 2 सेक्शंस आएंगे मोस्टली। ठीक है। पहले ग्रॉस प्रॉफिट तक वाला सेक्शन, यानी सेल्स में से सीजीएस माइनस किया और ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। दूसरा सेक्शन होगा कि आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एड अप करना है इनर कॉलम में, जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहे हैं, और उनको माइनस करना है ग्रॉस प्रॉफिट से टू गेट योर नेट प्रॉफिट। तो 2 ही सेक्शंस होंगे। ठीक है। आपको मैं और भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी, ये इस तरह ही 2 सेक्शंस बनेंगे उसमें भी। सेल्स से स्टार्ट होगा, सेल्स में से सबसे पहले सीजीएस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो माइनस होंगे टू गेट ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसमें से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वन बाय वन आपने सारे वो वाले एक्सपेंसेस माइनस किए, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट।
अगेन ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? ये वही इन्फॉर्मेशन है जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। परचेजेस की भी वैल्यू वहां पे दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टैंड अलोन सेपरेट दी हुई थी, जो बची हुई चीजें हैं, एंड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनकी लिस्ट वहां पे दी होती है। एंड अक्सर ये होता है कि जैसे आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया था, एक्सपेंसेस एक सीरीज में नहीं अपीयर हो रहे थे, आगे पीछे भी होते हैं, आपने उनको खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करते हुए कि आप कोई एसेट्स ना यहाँ पे ले आओ, क्योंकि आप डेबिट कॉलम से उठा रहे होते हो ये वैल्यूज, तो ये ना हो कि आप कोई एसेट्स यहाँ लिख दो या एक्सपेंसेस की कुछ वैल्यूज जो है वो बैलेंस शीट में ले जाओ। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के एसेट क्या है और एक्सपेंस क्या है, ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसको सेग्रीगेट और इसको डेफिनेशन के एंगल से, एक्सपेंसेस होते हैं जो रेकरिंग हो रहे होते हैं, बार बार आपने पे करने हैं। एक्सपेंसेस मोर और लेस ऐसे होते हैं कि जैसे अगर फिक्स एसेट्स की मैं बात करूँ जो वन टाइम है, जो बड़े एसेट्स हैं, बिल्डिंग इक्विपमेंट, जो एक साल से ज्यादा यूज होंगे और आपने वंस उनको परचेज करके रखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट्स की कैटेगराइजेशन क्या है? शॉर्ट टर्म में मोर और लेस आपके पास वही एसेट आते हैं, कैश, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट का अब आपको एक्सट्रैक्ट दिखा रही हूँ। तो बैलेंस शीट को भी आपने इसी फॉर्मेट में लेके जाना है जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है, अकाउंट फॉर्मेट। ऊपर 3 लाइंस में इसका पहले टाइटल दोगे और इसका टाइटल स्लाइटली चेंज किस तरह होगा, इसकी डेट के साथ आएगा एज एट, नॉट फॉर द ईयर, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में आप लिखते हो फॉर द ईयर, इनकम स्टेटमेंट पूरे साल की होती है, बैलेंस शीट एक दिन की होती है, ठीक है। एंडिंग डे, क्लोजिंग डे जो भी आपका होता है साल का, उस दिन की सिर्फ बैलेंस शीट बनती है, जबकि इनकम स्टेटमेंट में कंपाइल्ड वैल्यूज होती हैं पूरे साल की, ठीक है। बैलेंस शीट एक दिन की इसलिए होती है क्योंकि इसमें जितनी वैल्यूज हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होने वाली वैल्यूज है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कैश की बात करूं, कैश रोज रोज बल्कि एक दिन के अंदर भी बार बार चेंज हो रहा होता है कैश का बैलेंस। तो इस वजह से इसको हम एक दिन का स्नैपशॉट कहते हैं। एसेट्स की साइड पे दो सेक्शंस हैं, करंट एसेट्स का और नॉन करंट एसेट्स का। और करंट एसेट का अगेन मैं दोबारा ट्रिक बता रही हूँ, अगर आइडेंटिफाई करना है कि करंट एसेट में क्या चीजें लेके जानी है, तो कैश, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, दोनों तरह के कैश जाएंगे, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री। और ये कौन सी इन्वेंट्री है? जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो एडिशनल नोट्स में दी हुई थी, जो बच गई है, जिसको भी यूज करना है, जिसका भी बेनिफिट लेना है। बाय डेफिनेशन एसेट्स में तमाम वो चीजें जाएंगी जिन्होंने भी हमें बेनिफिट देना है। एंड सेम गोज विद फिक्स एसेट्स, जितने लॉन्ग टर्म बड़े एसेट्स हैं वो यहाँ पे जाएंगे। अगेन इसमें मैं कोई फिक्स चीज नहीं बता सकती कि इसमें क्या क्या वैल्यू जाएंगी, क्योंकि आपके ट्रायल बैलेंस में भी बिल्डिंग्स दी हो, मशीन्स दी हो, प्रेमिसेस, व्हीकल्स दी हो, फर्नीचर या कोई भी ऐसे इक्विपमेंट वगैरह दिए हो जो कि आपको पता होगा कि ये लॉन्ग टर्म है और हमने यहाँ लिखने हैं। दोनों का सेपरेट, इन दोनों सेक्शंस का आपने पहले टोटल ले लेना है। फॉर इंस्टेंस टोटल मैंने ले लिया पहले करंट एसेट्स का, फिर मैंने टोटल ले लिया फिक्स एसेट्स का, और आखिर में मैंने ग्रैंड टोटल लिया विच इज अल्टीमेट जो टोटल एसेट्स है, फिक्स्ड और करंट को दोनों को एड अप करके। ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखो तो अगेन इसका भी एक ट्रिक है, मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके करंट लाइबिलिटीज में अकाउंट पेबल तो मस्ट आ रहा होगा और ट्रायल बैलेंस में जरूर दिया होगा, तो अकाउंट पेबल क्रेडिट कॉलम में दिया होगा, ठीक है। और नॉन करंट लाइबिलिटी में अगर कोई बैंक लोन या क्रेडिटर के नाम से कोई लाइबिलिटी अपीयर हो रही है तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अभी इस एग्जांपल में या आप जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स करोगे मे बी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बीच में ना दी हो, अगर दी होंगी आपने यहाँ लिखनी है, ठीक है। और कैपिटल, कैपिटल के अंदर ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शंस, ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका बैलेंस जो है ना वो लास्ट में इक्वल नहीं आएगा। आप लोगों ने जो कैपिटल की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, आपने उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। उसके अंदर डालना है नेट प्रॉफिट जो इनकम स्टेटमेंट से आ रहा है, एंड अगेन वाइस वर्सा, अगर इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, ये भी तो हो सकता है ना कि एक्सपेंसेस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो और जब आप माइनस करो उसको अपने सेल्स में से और क्रॉस प्रॉफिट में से फाइनली माइनस करो तो लास्ट जो वैल्यू आपके पास आए वो नेगेटिव आए। यहाँ पे लास्ट में अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी, हमारी एग्जांपल में तो पॉजिटिव आ रही है ना, इसलिए हमने उसको प्रॉफिट कहा है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आए, माइनस में आ जाए, यानी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे और सेल्स कम थी, तो आप इसको नेट लॉस कहेंगे। इन केस ऑफ नेट लॉस, नेट लॉस कैपिटल के सेक्शन में माइनस होगा, प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस जो है वो माइनस होगा। इन केस कोई ऐसी आपके पास एग्जांपल है कि जिसके अंदर आपके इनकम स्टेटमेंट में लॉस हो रहा है, तो आपने उसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, प्रॉफिट को ऐड करना है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टू एडजस्ट द कैपिटल इज के जो ड्राइंग्स ओनर के का एक ओनर के एंड पे एक एक्सपेंस है ना, कि ओनर ड्रॉ कर रहा है और बिजनेस है कुछ, ड्राइंग्स को भी कैपिटल में एडजस्ट करना है आपने, क्योंकि कैपिटल ओनर फंड देता है कैपिटल के थ्रू बिजनेस में, ड्राइंग के थ्रू वो निकाल रहा होता है। तो इसको यहीं पे एडजस्ट करना है, ड्राइंग्स को माइनस करना है, ठीक है। प्लस माइनस जो भी आप करेंगे, अगेन मैंने यहाँ पे उसको इनर कॉलम में किया था,
ठीक है, और इसका फाइनल आंसर देखें बाहर लिखा है। ये जो आप इनर कॉलम में प्लस माइनस करते हो, उसको बाहर वाले कॉलम में जब लिखते हैं तो बिल्कुल इसके बराबर में ही, जहां पे आप एंड कर रहे हो, लाइन लगा रहे हो, उसके बराबर में आप आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, उसके नीचे नहीं लिखते, बल्कि उसके साइड पे दूसरे कॉलम में हमने ये बैलेंस लिखा है। अब आपके पास जितने भी वैल्यूज अपीयर हो रही हैं लाइबिलिटी की, करंट लाइबिलिटी है या लॉन्ग टर्म अगर होती है यहाँ पे कोई, प्लस दिस न्यू एडजस्टेड कैपिटल, सबको मैंने एडअप किया और लास्ट में ग्रैंड टोटल ले लिया, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये जो टोटल है दोनों साइड्स के मैच करने चाहिए, यहीं से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। इवन स्टार्टिंग ऑफ विद जर्नल से लेके लेजर आपने बनाया, ट्रायल बैलेंस में भी आपको कुछ पता चला था कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, बट ट्रायल बैलेंस से आकर जब ये स्टेटमेंट्स बनाएंगे, यहाँ पे भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस आना जरूरी है, दोनों साइड्स डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, अदरवाइज आप आगे मूव ही नहीं कर सकते। फिर आप आगे चलोगे तो इनकम स्टेटमेंट बना के बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो इसका बैलेंस सेम आना जरूरी है। ठीक है, सो आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन जिस तरह भी मैंने पिछला क्वेश्चन दिखाया है। सिर्फ यहाँ फर्क ये होगा कि मैंने कुछ एक्सपेंसेस ना आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, आपने खुद ही आइडेंटिफाई करने एक्सपेंसेस को ढूंढ ढूंढ के निकालना। फाइन। एक हिंट ये है कि एक्सपेंसेस के साथ सेल्फ एक्सपेंस का वर्ड आ रहा होगा। सेकेंडली ये है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो आपको बाय डिफॉल्ट पता होने चाहिए कि वो है ही एक्सपेंस। रेंट जो है वो आप बार बार पे करते हो किसी चीज का, तो रेंट तो एक्सपेंस है, अगर उसके साथ रेंट एक्सपेंस नहीं भी लिखा हुआ तो वो एक्सपेंस है। इंश्योरेंस मीन्स के आपने इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है और उसकी आप हर पीरियोडिक पेमेंट्स कराते हो। ठीक है, इन केस कभी नुकसान हो जाएगा तो वो लमसम आपको एक अमाउंट मिल जाती है। तो इंश्योरेंस के लिए भी जो आपने प्लान कोई लिया होता है और उसके लिए पेमेंट्स कर रहे होते हो हर महीने या हर साल, तो वो भी आपका एक्सपेंस होता है। तो इंश्योरेंस इटसेल्फ वो भी एक्सपेंस है। सैलरीज और वेजेस के साथ एक्सपेंस नहीं भी लिखा हुआ तो वो एक्सपेंस होती हैं। ठीक है, आपने बार बार देनी है। फाइन। इसके अलावा एक और हिंट मैं इस आपके क्वेश्चन से रिलेटेड बता दूं, जो बच्चे अभी जिनको नहीं पता है ऐसा, उनको मैं हेल्प आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जल्दी सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एसेट होते हैं। ठीक है, फिक्सचर्स या फिटिंग्स ये जितने भी हैं ये एसेट्स होते हैं और लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म का वही रूल है, करंट एसेट्स में वही 3 या 4 आइटम्स जाएंगे, कैश, रिसीवेबल और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, बाकी जितने आपको एसेट्स नजर आएंगे वो लॉन्ग टर्म रिलेटेड ही होंगे मोस्टली। ठीक है, कोई भी इसके अलावा अगर आ रहे हैं आपके पास। सो इस क्वेश्चन को प्लीज कंप्लीट करें और टाइमली सबमिट कराएं बाय फ्राइडे। मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे 3-4 क्वेश्चंस मजीद ईमेल करूंगी जो कि आप लोगों ने एज असाइनमेंट सबमिट कराने हैं प्रॉपरली सॉल्व करके, और उसको मैं ग्रेड भी करूंगी। अब उसके अलावा मैं एक और चीज बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स अपने सबमिट कराने हैं। मैं आप लोगों को गाइडलाइन भी उसकी प्रोवाइड कर दूंगी, बल्कि अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ, कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं कि आपने प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करना है, क्योंकि ये अब हैं आपके 15% वेटेज के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, आपने इसको ध्यान से करना है। मैं आप लोगों को उसकी गाइडलाइंस दिखा देती हूँ पहले प्रोजेक्ट की, मैंने यहाँ पे स्लाइड्स के फॉर्म में लिखी हुई है आप लोगों के लिए। और अ, ये प्रोजेक्ट्स अब क्योंकि आप लोग हैं अपने अपने घरों में, तो आई एम गिविंग यू दिस लीवरेज के ये सब, ये जो प्रोजेक्ट करेंगे ये इंडिविजुअल करेंगे। इस प्रोजेक्ट को करके मुझे जब सबमिट कराएंगे या प्रेजेंट करेंगे तो वो हम क्लास लाइव सेशन में आपसे इसकी प्रेजेंटेशन भी मैं लूंगी। ठीक है, और मैं उसका स्केड्यूल डाल दूंगी कि किस दिन कितने कितने बच्चे जो हैं इसको प्रेजेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट आप लोग जब बनाएं तो आप उसको वर्ड फॉर्मेट में बनाएंगे, MS वर्ड पे, और उसी के थ्रू सबमिट कराएंगे। लेकिन जब प्रेजेंट करेंगे तो आपने उसकी कुछ स्लाइड्स भी बना लेनी है। ठीक है, अपने एंड पे आप लोगों ने उसकी कुछ स्लाइड्स बना लेनी है ताकि आप उसको प्रेजेंट कर सको। और आपके एंड पेज गूगल ये जो मीट है इसके अंदर ये ऑप्शन होता है कि प्रेजेंट नाउ का नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है, उसमें से जाके आप अपनी स्लाइड्स को अटैच करके लगा भी सकते हैं। जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन होगी आप अपनी स्लाइड्स लगाओगे और पूरी क्लास में बाकी भी बच्चे जो एड अप हुए हैं सारे लाइव सेशन में आपकी प्रेजेंटेशन को सुनेंगे। और उसके अलावा ये भी हो सकता है अगर हमारे पास टाइम की कमी में हम आपकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन लेंगे और बाकी जो टाइम होगा मे बी मैं आपका वाइवा लूँ। ठीक है, फ्रॉम द प्रोजेक्ट, वाइवा की बेसिस पे फिर मार्क्स भी लग जाएंगे। ठीक है,
मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों की गाइडलाइंस क्या है, और ये मैं आपके गूगल क्लासरूम में भी पोस्ट करने वाली हूँ। ये सबको नजर आ रहा होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का प्रोजेक्ट। यूजली ये मैं इंडिविजुअली लेती थी, बट अब इसकी प्रोजेक्ट्स की तब वेटेज भी 10% होती थी, इस दफा प्रोजेक्ट की वेटेज है 15%। और ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि आपसे कोलेक्टिवली लिया जा सके और आप लोग ग्रुप की फॉर्म में काम कर लें, तो इसलिए आप इसको इंडिविजुअली करेंगे। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम वाइल डूइंग दिस प्रोजेक्ट, यू कैन ऑलवेज आस्क मी लाइव सेशंस में, आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको अपनी प्रॉब्लम कोई अगर आ रही है तो पूछ सकते हो। ये सबको अगर नजर आ रहा है तो मैं इसको समझाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक कंपनी ज्यूम करनी है। आप लोगों ने उसका नेम खुद डिसाइड करना है, यूनिक सा नेम, उसका टाइप ऑफ बिजनेस खुद डिसाइड करना है कि वो सर्विस बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। उसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में डिटेल देनी है। देन आप लोग सारे मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ रहे हो, ठीक है? सब मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो ये चीज सबको पता होगी कि कंपनी का विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स के का क्या मतलब है। ये आप लोगों ने प्रोवाइड करने हैं इसको। इसकी एक लिस्ट, इसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है, व्हाट इज द मिशन ऑफ द कंपनी दैट यू हैव स्टार्टेड। यू हैव टू अज्यूम कि आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो। आपने सिर्फ उसको उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये डिस्क्रिप्शन देना है कि वो बिजनेस किस बारे में है, उसके मेन ऑपरेशंस क्या हैं, उसका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड देन उसकी कंपनी प्रोफाइल क्या है। आपके बिजनेस में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है। सो डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगेन इनसे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंटरनेट पे भरी पड़ी होगी आपके पास। आपने जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने उसको अपने वर्ड्स में रिफ्रेज करके अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स बनाने और अपनी कंपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है? तो तकरीबन स्टार्टिंग आपके प्रोजेक्ट के 3-4 पेजेस जो है वो इन चीजों से रिलेटेड होंगे, ठीक है? ये मैं आपको एक तरह का उसका फॉर्मेट प्रोवाइड कर रही हूँ। आपका मेन जो काम है, विच इज पॉइंट नंबर 3, जो कि ज्यादातर आपका क्रूशियल इंपॉर्टेंस का है और आपके कोर्स का पार्ट भी है। आप लोगों ने तो खुद से ज्यूम करनी है। अभी तक आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, इतने क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं। मैंने आप लोगों को काफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं और आप लोगों ने सॉल्व भी किए हैं। आपने खुद से ट्रांजैक्शंस डिवाइस करनी है। हेल्प अगर चाहिए तो प्रीवियसली जितने भी प्रैक्टिस सेशंस में मैंने आपको लोगों को ट्रांजैक्शंस कराई हुई हैं, आप उनसे हेल्प लो, बट वैल्यूज आप लोग अपनी तरीके से लोगे, अपने बिजनेस के टाइप से ट्रांजैक्शंस को डिवाइस करोगे। आपने 10 से 15 ट्रांजैक्शंस डिवाइस करनी है। अब अपनी ट्रांजैक्शंस को डिवाइस करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि उसके अंदर आपके एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग आ रहे हो सारे। 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग एड्रेस हो रहे हो, यानी कि आपकी कुछ एसेट्स परचेज करने की कोई ट्रांजैक्शन जरूर हो, कुछ एक्सपेंसेस की हो, कुछ लाइबिलिटीज की ट्रांजैक्शन जरूर हो उसके अंदर, सेल्स की जरूर हो, रेवेन्यू की, कैपिटल की भी डेफिनेटली पहली ट्रांजैक्शन जरूर होगी। तो 5 एलिमेंट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जरूर होनी चाहिए और 10 से 15 होनी चाहिए, ठीक है? 10 से कम ना हो और 15 से ज्यादा ना हो, ठीक है? अब ट्रांजैक्शन जब आप लोग डिवाइस कर लोगे तो उसके बाद आप लोग उसका जर्नल बनाओगे, उसका लेजर, उसके लेजर अकाउंट्स बनाओगे, सेम वे जिस तरह हमने पहले किए हैं। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे आप लोग, ट्रायल बैलेंस को बैलेंस लेके आना है उसका, और उसके बाद आप लोग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है? ये काम आप लोगों ने जरूर करना है, ये वाला जो थर्ड पॉइंट है। देन यू विल हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट, और क्लास में भी प्रेजेंट करना है, तो स्लाइड्स भी बनाओगे अपने प्रोजेक्ट की, और प्रिंटेड रिपोर्ट। प्रिंटेड तो अब आप नहीं दे सकते, आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में ही रखोगे, एमएस वर्ड में ही रखो, और आप लोग मुझे सॉफ्ट फॉर्म में ही ईमेल करोगे, ठीक है? बिजनेस आपने यूनिकली डिसाइड करना है, उसी से आपकी पता चलेगा कि कितना आपने उसके ऊपर एफर्ट की हुई है, ठीक है? उसका लोगो आप बिजनेस का डिजाइन कर सकते हो, कि खुद से डिजाइन कर लिया कि बिजनेस का लोगो ये होगा, बिजनेस की प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग या टाइप्स या कैटेगरीज ये होंगी। तो स्टार्ट में कुछ इमेजेस वगैरह जरूर आप दिखा दें, हाइपोथेटिकली होंगी वो, डेफिनेटली वो रियल तो नहीं होंगी। हाइपोथेटिकली आप दिखाओ, लेकिन इंटरनेट सर्च करके क्लिप आर्ट्स वगैरह फाइंड करके इंटरेक्टिव स्लाइड्स बनाओ, ठीक है? स्टार्टिंग पार्ट जो है इट मस्ट बी इंटरेक्टिव। कंपनी प्रोफाइल जो आप बना रहे हो उसका क्या मतलब होता है कि आप लोगों ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नेम्स देने और बताना है कि हर डिपार्टमेंट क्या काम करेगा। अब ये रोल भी आपको इंटरनेट से आराम से मिल जाएगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारा एक होगा तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करेगा, सेलिंग प्रमोशन रिलेटेड एक्टिविटीज करेगा। तो इंटरनेट से भी पता चल जाएगा मार्केटिंग करता है क्या है, और आप अपने उसको कंपनी प्रोफाइल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के आगे लिख दोगे कि उसमें हमने ये ड्यूटीज करनी है, टास्क करने हैं। आप लिखोगे हमारा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा तो वो क्या काम करेगा, फाइनेंस या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कि वो रिकॉर्डिंग, लेजर बनाएगा, ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। फिर आप लिखोगे हमारा एचआर डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेगा, कि एम्प्लॉयज को हायर करेगा, उनको ट्रेन करेगा,
तो उनके पैकेजेस वगैरह डिसाइड करना, ठीक है, वो एचआर डिपार्टमेंट का काम है, ह्यूमन रिसोर्स का, एंड सो ऑन। और भी काफी टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, जो कि एक्चुअली जाके गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, वो लोग उस डिपार्टमेंट में होंगे। तो आपका एक तो बड़ा बिजनेस होगा जिसका कोई ओनर या सीईओ होगा, उसका नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, आपने उनका रोल्स डिफाइन करना है उन डिपार्टमेंट्स के। और विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह इंटरनेट से भी आप देख लोगे कि विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये आपने जरूर प्रोवाइड करने हैं। विजन इन शॉर्ट टर्म, विजन इज a very futuristic statement that where you want to be, ठीक है, you want to be a market leader, you want to provide best quality things to the customers। तो विजन थोड़े होते हैं बड़े आइडियलिस्टिक। मिशन होते हैं कि हाउ यू विल अचीव दैट विजन। मिशन में आपने एक्चुअल उसको थोड़ा सा स्लाइटली ऑपरेशनलाइज करके बताना होता है कि हम ये काम करेंगे तो हमारा विजन अचीव होगा, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव्स और भी शॉर्ट टर्म होते हैं कि हम करंट ईयर में क्या करने वाले हैं, करंट 1-2 सालों में हम क्या चीजें करेंगे कि हमारा मिशन भी अचीव हो जाए और विजन भी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आप एक दो दो लाइन प्रोवाइड करेंगे। एंड अगेन इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप किसी भी कंपनी का नाम लिख के खोलो, सबसे पहली चीज उसके अबाउट वाले टैब में जाकर उसका विजन मिशन ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो आप 2-4 कंपनीज के भी विजन मिशन देखोगे तो आपको पता चलेगा हमने अपनी कंपनी के कैसे लिखने हैं, ठीक है। 2-2 3-3 लाइन में आपने विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखने। अगर कहीं से आपको बहुत लंबी लंबी भी मिल रहे हैं एग्जाम्पल, तो उस तरह के नहीं लिखने हैं आपने, ठीक है। पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट तो सारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा है, 2 से 3 पेजेस का लिखना है। दिस इज जस्ट टू गिव एन इंट्रो। टाइप ऑफ बिजनेस को भी एक्सप्लेन करना है कि हम सर्विसेज देंगे या प्रोडक्ट्स देंगे अपने कस्टमर्स को। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेन फोकस है हमारा, और ज्यादातर क्वेश्चनिंग भी आपकी जब वाइवा होगा इसी में से होगी। दिस थर्ड थिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से ही ज्यादातर वाइवा आपका होगा, ठीक है। आपने एमएस वर्ड पे फॉर्मेट्स अच्छे अच्छे बना के जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और आखिर में फाइनली थोड़ा सा कुछ कंक्लूजन भी देना है, क्योंकि रिपोर्ट जो है कभी भी एब्रप्टली बंद नहीं होती, आखिर में कंक्लूजन भी देना है कि हमारा बिजनेस हमने इस साल स्टार्ट किया था तो ये रिजल्ट्स आए, अब फ्यूचर में हम क्या करेंगे टू इम्प्रूव इट। तो 2-4 लाइंस आप लोगों ने आखिर में कंक्लूजन देना है और इसको सबमिट कराना है। अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि आप लोग की हेल्प हो जाए, प्रिंटेड रिपोर्ट जब आप दे रहे होंगे तो उसके अंदर क्या कंटेंट्स होने चाहिए और क्या आपने फॉर्मेटिंग फॉलो करनी है। कवर पेज आपने जरूर एक लगाना है उसके साथ। कवर पेज कैसा होता है, कंपनी का लोगो और नेम आ रहा है उसके ऊपर। आप जिस तरह बुक्स भी देखते हो तो कवर पेज होता है ना, उसके ऊपर कलर्ड सा एक पेज आ रहा होता है और उसके ऊपर कोई नाम होगा आपके प्रोजेक्ट का, आपने अपनी कंपनी का जो भी यूनिक नाम रखा हुआ है। बिजनेस का नेम भी तो यूनिक होता है ना, किसी और के साथ मैच नहीं होता। तो ये ऐसा नहीं आप नाम रख सकते कि मैं कोको कोला कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मैं जी होंडा कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने यूनिक सा नाम डिसाइड करना है। ब्रांड नेम मस्ट बी यूनिक, ब्रांड नेम का और ब्रांड लोगो जो सिंबल होगा आपकी कंपनी का वो भी यूनिकली होगा, वो कवर पेज पे आएगा और कलर्ड कवर पेज आप लगा दें। टाइटल पेज पे आप बताओगे व्हाट इज द प्रोजेक्ट अबाउट, और आप लिखोगे कि हम इसमें अकाउंटिंग साइकिल दिखाने लगे हैं, और नीचे लिखेंगे सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, डेट ऑफ सबमिशन। अभी मैं उसके लिए डेडलाइंस वगैरह आप लगा दूंगी आपकी क्लासरूम में, और ये सारी चीजें आपने टाइटल पेज पे लिखनी है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपने लिस्ट ऑफ कंटेंट्स बतानी है कि कौन सा कंटेंट किस पेज पे मुझे मिलेगा। आपने टेबल ऑफ कंटेंट में बताना है कि इंट्रोडक्शन जो है प्रोजेक्ट का वो जी पेज नंबर 3 पे है या 4 पे है, मुझे लेजर जो है वो 10th पेज नंबर पे मिलेगा, मुझे कंक्लूजन जो है वो 25 पेज पे मिलेगा। तो एटलीस्ट ये 20-25 पेजेस का तो बन ही जाएगा, तकरीबन अराउंड अबाउट 20 पेजेस का ये हो ही जाएगा प्रोजेक्ट अल्टीमेटली भी। तो आपने टेबल ऑफ कंटेंट में हर मेजर जो आपकी हेडिंग है उसका पेज नंबर प्रोवाइड करना है, ठीक है। जिस तरह आप बुक्स में भी देखते हो पेज नंबर जिस तरह लिखे होते हैं स्टार्ट में। फिर आपका ये वाला सेक्शन आएगा जिसमें मल्टीपल 2-4 पेजेस बनेंगे, कंपनी नेम, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन वगैरह और ये सारी चीजें। ये जो आपका 6th वाला पॉइंट है इसके ऊपर आपके काफी पेजेस बन लग जाएंगे, जर्नल में भी आपका 1-2 पेजेस पे बने, लेजर अकाउंट्स आपके 2-3 पेजेस पे बन जाए, एंड ट्रायल बैलेंस 1 पेज पे बन जाए, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट 2-3 पेजेस पे बन जाए। तो ये वाला आपका 6th पॉइंट है, इस पे थोड़ा आपको लगेगा, और मेन फोकस भी यही है हमारा। कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन का एक पेज डालेंगे, एंड रेफरेंसेस का भी एक पेज डालेंगे। रेफरेंसेस होता है अगर आपने इंटरनेट से जहां जहां से हेल्प ली है तो आपने उसके यूआरएल्स, जो ऊपर एड्रेस नहीं आ रहा होता यूआरएल, आपने वो लिख लेने हैं कि मैंने यहाँ यहाँ से हेल्प ली थी, ठीक है। आपने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं किया करना, लेकिन आपने हेल्प भी जहां से ली है तो उसको रेफरेंसेस में डाल दें। वो एक अच्छा वाइब देता है कि आपने ज्यादा स्टडी करके कोई चीज बनाई है, ठीक है। ये नीचे जो है ये फॉर्मेटिंग की गाइडलाइंस हैं कि आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन जो है वो राइटिंग स्टाइल फॉलो करना है, टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है, होता है ना वो सेंटर अलाइंड, राइटली अलाइंड,
टेक्स्ट सारा सेंटर सेंटर में आए या राइट साइड पे आए या लेफ्ट साइड पे आए, तो आपने उसको जस्टिफाइड टेक्स्ट करना है। ठीक है। और जस्टिफाइड होता है वो हर साइड से इक्वली आ रहा होता है, तमाम लाइंस जो है ना आपकी ऊपर नीचे सेम ऐसे आ रही होती हैं, और उसका सिंबल भी यही है आपके पास वर्ड में ऐसे बना होगा। ठीक है। आपने ये सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके लास्ट में जस्टिफाई कर देना है जहां टेक्स्ट आ रहा है, नॉट द टेबल्स। जनरल एज ट्रायल बैलेंस को ये वाला काम नहीं करना, वरना आपकी फॉर्मेटिंग उसमें खराब हो जाएगी। फॉन्ट साइज आपने हेडिंग्स के लिए 16 और 18 रखना है। मीन्स के हर चैप्टर की जो हेडिंग आ रही है 18 साइज हो या 16 हो, बट बीच में जितनी भी आप राइटिंग होगी आपकी 12 साइज में होगी, जो डिटेल्स आप प्रोवाइड करोगे। पावर पॉइंट स्लाइड्स की यहाँ पे मैंने डिटेल्स लिखी हैं। अगेन ये जब एक्चुअल हमारी प्रेजेंटेशन होती थी उससे रिलेटेड भी बीच में चीजें कि आपने प्रेजेंटेबल आपको तरीके से आके प्रेजेंट करना है। स्लाइड्स जो है वो रीडेबल होनी चाहिए, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको स्लाइड्स का देखें साइज मैंने ऊपर टेक्स्ट का बड़ा रखा होता है। साइज जो है, टेक्स्ट साइज जो है स्लाइड्स पे थोड़ा बड़ा लिखना होता है ताकि सब उसको पढ़ सकें। और अपने मेन पॉइंट्स आपने स्लाइड्स में कवर करने हैं। ठीक है। आपने सारा जो प्रोजेक्ट वर्ड पे बनाया हुआ है सॉर्ट ऑफ उसी को आप स्लाइड्स पे पेस्ट करोगे, बट ये वहाँ स्लाइड्स पे पेस्ट करते हुए ये कोशिश करनी है कि हर चीज नहीं पेस्ट कर देनी। कुछ चीजें होती हैं आपने खुद बोलनी होती हैं। ठीक है। सारी चीजें वहां से एग्जैक्टली पेस्ट करके और उनकी रीडिंग भी हमने स्टार्ट कर देनी है। आपने बहुत कम कम कंटेंट अपने एमएस वर्ड से पेस्ट करना है स्लाइड्स पे, बट उसकी ज्यादातर डिस्क्रिप्शन आप खुद बोल रहे होंगे। मैं अब स्लाइड्स के बारे में और प्रेजेंटेशन या वाइवा के बारे में मजीद आपको हर जो बाकी हमारे आगे चैप्टर जो हम पढ़ेंगे लाइव सेशंस होंगे उनमें मैं आपको गाइड करती रहूंगी। अभी आप फिलहाल फोकस करें कि आप लोगों ने जो मेन काम करना है उसके ऊपर फोकस करें। बल्कि इस मेन काम में से भी सबसे पहले अपना थर्ड वाला जो कंटेंट है, डोंट स्टार्ट इट विद सेम सीक्वेंस। आप सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 पे काम स्टार्ट कर दें। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जो है विच इज जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें जब बना लोगे उसके बाद ये बाकी चीजें हैं कि आपने कंक्लूजन प्रोवाइड करना है, इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना है। सबसे पहले अपना पॉइंट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट करें। और उससे पहले लेकिन ये सोच लें कि टाइप ऑफ बिजनेस क्या होगा। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, मैं अगेन इसके बारे में क्वेश्चन बता दूं, बच्चे क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स कहीं से कॉपी पेस्ट की होती हैं। बिजनेस अगर उनका फॉर इंस्टेंस है, बुटीक है, तो उन्होंने बीच में डाली होती है कि हम गुड्स ले रहे हैं गुड्स बेच रहे हैं। हालांकि बुटीक वाला जो बिजनेस है इट्स सॉर्ट ऑफ सर्विस बिजनेस भी है कि वो डिजाइनिंग कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो आपको उसमें जो एसेट्स चाहिए वो भी उसी हिसाब से चाहिए कि स्विंग मशीन चाहिए हमें, हम डिजाइनर्स को पेज देंगे, और बुटीक के लिए हमें शॉप चाहिए। तो टाइप ऑफ बिजनेस जो होगा उस हिसाब से ट्रांजेक्शन को डिवाइस करना है। ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका बिजनेस आप किस तरह का स्टार्ट करो, फिर उस हिसाब से ट्रांजेक्शन होंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है फूड सेक्टर वाली बिजनेस है तो आप जी क्लॉथ परचेज कर रहे हैं, बच्चों ने जो ट्रांजेक्शन कॉपी पेस्ट की होती हैं ये चीजें अलाइन नहीं हो रही होती। आपने ऊपर टाइप ऑफ बिजनेस लिखा हुआ है कि हम एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं, और नीचे ट्रांजेक्शन आ रही होती है कि बॉट यूनिट्स ऑफ जो भी कोई क्लॉथ रिलेटेड या कोई कोई सर्विस सेक्टर रिलेटेड आपने कोई ट्रांजेक्शन बनाई होती है। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि आइटम्स जो आप परचेज करोगे एसर्ट्स के ट्रांजेक्शन होंगी एक्सपेंसेस की होंगी वो उस टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब की होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, और ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है एंड डोंट टेक इट लाइट। ये 15% वेटेज के हैं। 10% वेटेज मैं दूंगी आप लोगों के जो आप ऑलमोस्ट 10% के जो आप लोग मुझे रिटर्न में काम सबमिट कराओगे अपनी स्लाइड्स और एमएस वर्ड वाला काम। बाकी मैं वेटेज आपका 5% जो है वो आपके वाइवा की होगी। आपके साथ मैं क्वेश्चन आंसर सेशन आपका करूंगी लाइव सेशन में ही, और देखूंगी आपके पास कितना नॉलेज है या प्रोजेक्ट, उससे पता चल जाएगा आपने खुद बनाया भी है कि नहीं। ठीक है। तो काम खुद करना है। हेल्प चाहिए होगी तो यू आर वेलकम, आप मुझे लाइव सेशन में जब क्वेरीज में लूंगी तो आप उसमें भी पूछ सकते हो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है। इसकी डेडलाइन वगैरह मैं डेफिनेटली 2-3 हफ्ते आपको एटलीस्ट इसका टाइम दूंगी, 3 से 4 हफ्ते तो आपको मिलेंगे। ये जो नेक्स्ट मंथ है इसमें यू हैव टाइम। नेक्स्ट मंथ के एंड पे विल हैव अ डेडलाइन, इसका कुछ ऐसा मैं रख लूंगी कि आप लोग टाइमली इसको सबमिट करा लें। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं कि जिन बच्चों का मिड टर्म एग्जाम मिस हुआ था तो नाउ दे हैव अ चांस कि उनका रीटेक होगा। आप प्लीज अपने सराउंडिंग में भी जो आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनका मिस हो गया था, कोई भी इम्पोर्टेंट कोई भी उनका जेन्युइन रीजन हुआ है, तो प्लीज उनसे कहीं कम फॉरवर्ड मुझे इन्फॉर्म कर दें टाइमली, और उनका रीटेक हो जाएगा। अब इट्स नॉट फॉर ऑल, जिनका जिनका हो गया एग्जाम उनका हो गया, जिनका हुआ ही नहीं है, जिनका रिजल्ट्स ही नहीं आए मेरे पास और उनका पेपर ही सबमिट नहीं हुआ, कोई टेक्निकल रीजन हो गया कुछ भी हो गया, प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दें, चाहे वो आपके साथ इस क्लास में या और क्लासेस में भी हैं। तो उनका हम स्केड्यूल जो है बाय दिस वीकेंड एक लगा भी देंगे कि किस सब्जेक्ट का किस दिन है पेपर।
बट ये जो रीटेक्स हैं ये नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में 2-3 दिन में हो रहे हैं सर। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने बता दिया आपको, एक तरह का रिकैप भी दे दिया अपने लेक्चर का। और अब आपकी जो क्वेरीज है उनको मैं रिजॉल्व कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो बता दें मुझे। अब अब्दुल हसीब, कोई इशू तो नहीं है आपको? मैम आप वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे? वाइवा में जो आपने काम किया उसी में से आपसे कोई सॉर्ट ऑफ शॉर्ट डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं, कि जो स्टार्टिंग पहले चैप्टर में थी ना, कि आपको पता भी है कि नहीं, आप अब अकाउंटिंग पढ़ के यहाँ से पास आउट होके जाने लगे और आपको यही ना पता हो कि एसेट्स क्या होते हैं, आपको यही ना पता हो कि रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। तो उस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बेसिक नॉलेज तो आपके पास है या नहीं है। तो वाइवा में ये भी क्वेश्चंस होंगे, बेसिक डेफिनेशंस के भी। ठीक है, जिन आइटम्स को या चीजों को आपने प्रेजेंट किया हुआ है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनकी डेफिनेशन आपको आती भी है कि नहीं। आपने करंट एसेट्स लिखे हुए हैं तो करंट एसेट का मतलब क्या है। तो ये आपसे इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी कि जो फॉर्मेट्स में भी आप लोगों ने लिखी हुई है अपने पास, अपने काम में ही अपने उनके नाम लिखे हुए हैं बट उसका मीनिंग नहीं पता, आप वहां पकड़े जाओगे फिर। तो वाइवा इस तरह की चीज होगी। ठीक है, हैदर शहजाद, हैदर डू यू हैव एनी क्वेरी? हाँ जी, कोई क्वेरी है हैदर? ओके, हसन रजा। यस मैम, बहुत सारी हैं। हाँ बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, हाँ जी हाँ जी। अच्छा मैम, पहले तो मैंने आपसे पूछना कंफर्म करने थे कुछ एसिड्स और वो एक्सपेंसेस जिनकी मुझे लगता है कि मुझे आपने मतलब कि बताया नहीं है ना क्लास के बीच में। मैं पूछना चाहता फॉर था कि इंस्टेंस, फ्रेंचाइज जो है वो इंटेंजिबल एसेट है? फ्रेंचाइज राइट्स, यस। इंटेंजिबल एसेट है। उसके अलावा हाँ, मैम गोल्ड जो है वो क्विक एसेट है? कौन सा? गोल्ड, गोल्ड? GOLD, गोल्ड। हाँ, गोल्ड क्या क्विक एसेट है? हाँ, एक हाँ जी। सॉर्ट ऑफ अ क्विक एसेट, इसको सेल ऑफ आप कर सकते हो, बट ये आप किस से रिलेटेड पूछ रहे हो? ये तो हमारे पास आई नहीं है अभी एग्जांपल्स। मैम क्योंकि ये आपने ये लिखवाए थे ना करंट एसेट शॉर्ट टर्म, उसमें क्विक और फ्लोटिंग एसेट थे, क्योंकि उसमें मैंने हाँ देखा था कैश और चेक है, मतलब कैश भी तो आपके हाथ में है और चेक भी जो है रेडीली अवेलेबल है कैश आपका, इसी तरह हम्म। गोल्ड भी तो कहना है कि रेडीली अवेलेबल कैश है आपके लिए। हाँ, लेकिन आपके पास उसमें सेग्रीगेशन वो ये है कि कंपनी ने कितनी अमाउंट उसकी होल्ड किया। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहीं रखा हुआ है तो वो फिर हम्म। वो कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे फिर होता है कि वो उसको लॉन्ग टर्म कैटेगराइज करेंगे या उन्होंने शॉर्ट टर्म में ही कुछ टाइम के लिए ही परचेज करके रखा हुआ गोल्ड और वो सेल ऑफ कर देंगे फॉर कैश। तो दैट इज फॉर मैम विद द कंपनी डिस्क्रिप्शन। मैम इसको इन्वेस्टमेंट में भी हम काउंट कर सकते हैं ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट में भी काउंट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब उसके बाद लाइबिलिटीज। हम्म। सॉरी, व्हाट डिफर्ड लाइबिलिटीज मैम, ये डिफर्ड लाइबिलिटीज, डेफर्ड, ओके। DEFERD। डेफर्ड लाइबिलिटीज हाँ होती हैं जी। जिनको आप जो करंट ईयर में आपने पे ऑफ करनी थी लेकिन आप उनको डिले कर रहे हो, जो एक्रूअल्स वाली सॉर्ट ऑफ कैटेगरी होती है। या आपका टैक्सेशन इस साल का था, इंटरेस्ट इस साल का था, आपने उसको डेफर कर दिया, अगले साल पे करोगे कंबाइन करके। ठीक है। मतलब कि हमारा टाइम पीरियड था 1 ईयर का, तो हमने उसको हाँ, एक्सटेंड कर दिया, एक एक्सटेंड मंथ और कर ऊपर दिया। कर दिया, एक्सटेंड करते हैं। जी, अगले साल वो अगले साल के ठीक है एक्सपेंस मैम। में कंबाइन होके पे होगा। ठीक है, अच्छा मैम मैंने दूसरी चीज पूछनी थी, आपने बताया था कि जो सेल्स वाला जो था इनकम स्टेटमेंट में, हम्म ठीक है, उसमें पेरेट्स और चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन वाले ये हम्म। काउंट होंगे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है? जो सीजीएस वाला सेक्शन है सेल्स के नीचे जो डायरेक्ट आता है, उसके अंदर जितने डायरेक्ट हाँ एक्सपेंसेस जी, हैं, हाँ जी। अब आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फ्रेट इन या कैरेज इन के नाम से अगर कोई एक्सपेंस है तो दैट मींस इन का मतलब है उस कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है जिससे जिससे चीजें हमारे पास आ रही हैं। अब वो डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि ठीक आपने है। रॉ मटेरियल मंगवाया और उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपने बियर किए। अब वो अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप ना पे करते तो आपके पास चीजें भी तो ना आती। तो हर वो चीज जो चीजें आपके पास लाने के लिए हम्म। हेल्प आउट कर रही है, तमाम वो एक्सपेंसेस आर कंपल्सरी एंड डायरेक्ट टू ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स एंड हम्म। परचेजेस विद यू एट योर फैसिलिटी। तो उनको आपने सीजीएस में काउंट करना है। लेबर एक्सपेंस भी है कि जो चीजों को मैम डायरेक्ट लेबर वो भी उसमें आता है, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, अभी वो यहाँ पे हमारी एग्जांपल्स में नहीं आई, कि अगर आपने परचेजेस किए हैं और परचेज रिटर्न कुछ कर दिया तो वो आपने यहाँ माइनस करने होते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, यही रिटर्न मैम आउट। यही पूछना था कि ये जो अगर हम जो परचेजेस रिटर्न करते थे तो उसे सेल रिटर्न भी कहते हैं ना? नहीं, सेल्स रिटर्न इज समथिंग एल्स, परचेज रिटर्न इज समथिंग एल्स। सेल्स रिटर्न को ये तो आप नहीं। स्टार्टिंग सेक्शन में ही कर देते हो ना, सेल्स माइनस सेल्स हाँ ठीक। रिटर्न और नेट सेल्स। ठीक लेकिन है। परचेज रिटर्न आप लोगों ने सीजीएस में माइनस करना होता है। ओपनिंग ठीक इन्वेंट्री है। प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न।
हाँ जी, वो तो था आपने जो लिखवाया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ, लेकिन परचेजेस के साथ आएंगे, अगर कोई और एडिशनल परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो भी एडअप होंगे, और अगर परचेज रिटर्न है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर माइनस हो रही है, परचेज रिटर्न भी माइनस होंगे। ठीक है, और इसके बाद मैम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं बट इनडायरेक्ट हैं, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो बिजनेस को ऑपरेशनल रखने के लिए जरूरी है। अब सैलरीज नहीं पे करोगे तो एम्प्लॉइज ही नहीं काम पे आएंगे। अब इस चीज में, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थी जिसको हम सैलरीज एंड वेजेस जाके ऑपरेटिंग में लिख रहे थे, बट सैलरीज और वेजेस में स्लाइट डिफरेंस होता है। लेबर्स को आप वेजेस पे करते हैं और वो डायरेक्ट होती हैं, वो सीजीएस में जाती हैं। सैलरीज आपके एम्प्लॉइज को पे होती हैं और वो इनडायरेक्ट में जाती हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है जी मैम। लेबर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो आपका सीजीएस में जाता है। जबकि सैलरी जो एम्प्लॉइज हैं आपके, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज या मार्केटिंग के आपके मैनेजर्स या और डिफरेंट मैनेजर्स को जो सैलरीज जाती हैं, वो आपके इनडायरेक्ट हैं, वो प्रोडक्शन या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है। ठीक है मैम, आपने लेक्चर में हमें एक चीज बताई थी, जो नेट प्रॉफिट के पास जब हमने हमारा निकल आया, इसके अलावा कोई चीज वगैरह अगर हमारी मतलब एडअप हो रही है या इनकम आ रही है हमारी, हम्म मतलब कि किसी सोर्स से, तो वो हम्म। वाली यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बाद यहाँ पे एडअप होगी। नेट प्रॉफिट आपका बेसिकली नेट प्रॉफिट नहीं है, जितनी आप एग्जांपल्स कर रहे हो, दिस इज बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट हमारे पास कोई और एक्सपेंसेस ही नहीं है, इसलिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही नेट प्रॉफिट कह रहे हैं। इन केस ठीक आपके है। पास कोई और ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं तो वो किस तरह के हो सकते हैं? टैक्स और इंटरेस्ट। टैक्स और इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आते। ठीक है। वो एडिशनल हम्म। एक्सपेंसेस हैं और वो एक्सटर्नल एक्सपेंसेस हैं। आप अभी तक जितने कर रहे हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, बट आपके हम्म। बिजनेस के एक्सटर्नल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सीजीएस में जो होते हैं वो डायरेक्ट है और इंटरनल है। ऑपरेटिंग में जो है वो इनडायरेक्ट है और वो भी इंटरनल है। इसके ठीक है। बाद एक तीसरा सेक्शन जो बनता है एक्सटर्नल एक्सपेंसेस का बनता है। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट भी बाहर की किसी पार्टी को जाना है, बैंक को जाना है, टैक्सेस हाँ गवर्नमेंट को जी। जाने हैं, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद माइनस होते हैं और फिर नेट प्रॉफिट निकलता है। बट हमारी जितनी एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हमारे पास इंटरेस्ट और टैक्स था ही नहीं, तो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही कह दिया वो हमारा नेट प्रॉफिट है। मतलब कि जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें 31,930 निकला, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अगर तो इसके ऑपरेटिंग अलावा प्रॉफिट। उन्होंने हाँ, टैक्स अगर का दिया ये, होता तो मैं वो माइनस करती और फिर मैं नेट प्रॉफिट निकालती, बट मैंने इसी को ही नेट प्रॉफिट कह दिया। चलें ठीक है। ठीक है। तो और कोई क्वेरी है? एक मिनट में, नहीं मैम, थैंक यू। ओके। दिस इज अ नाइस वे के हसन ने सारी लिस्ट डाउन किए हुए थे अपने क्वेश्चंस, प्लीज डू द सेम थिंग, बाकी भी लिख लिया वाइबर। करें। ओके। उसके बाद हमारे पास कौन है? इक्रमा, डू यू हैव एनी क्वेरी? इक्रमा आसिफ? नो मैम। ओके, जवेरिया? जवेरिया अजहर? जवेरिया यू कैन यूज द चैट। नो मैम। किंजा? किंजा आपने मुझे ईमेल दोबारा कर दी है? अस्सलाम वालेकुम मैम। नहीं वालेकुम मैम, अस्सलाम। अभी नहीं हाँ, की, अभी दोबारा करूंगी। ओके, आपकी मिली ही नहीं थी मुझे ईमेल, मैं फाइंड करती रही थी लेकिन मैम शायद वो आई नहीं। और डिसमिस का ऑप्शन आ जाता है बार बार। ओहो, चलो एक मिनट, तो दोबारा ट्राई करो। ओके मैम। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम, सारे हसन ने पूछ लिए। ओके। मायरा? मायरा, डू यू हैव एनी क्वेरी? ओके, नो। मोहसिन असगर? ओके फाइन। अमार? नो मैम। मैम सिर्फ ये ओके, बता दें कि वो प्रोजेक्ट की डेडलाइन वगैरह क्या है। वो मैं अभी बता दूंगी, लेकिन आपको 3 से 4 वीक्स मिलेंगे काम करने के लिए, मैं उसकी डेडलाइन डाल देती हूँ। आप फिलहाल सारे बच्चे इस काम पे स्टार्ट हो जाएं कि अपना टाइप ऑफ बिजनेस सोचें जो कि यूनिक होना चाहिए, इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उसका आइडिया ही इटसेल्फ इनोवेटिव हो, एंड ट्रांजेक्शंस डिवाइस करना स्टार्ट करें और उनका अकाउंटिंग साइकिल पे फोकस करें। ठीक है, फॉर्मेटिंग पे आप बाद में भी टाइम लगा लोगे, लेकिन अगला एक जो हफ्ता है ना, उसके अंदर एटलीस्ट टाइप ऑफ बिजनेस और उसकी ट्रांजेक्शन डिवाइस कर लें। ठीक है। ओके मैम। अरसलान असलम? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अरसलान, कोई क्वेरी है? मैम ये जो है 7.1 में, यही समझ नहीं आ रहा है, दोबारा लेक्चर लूंगा तो शायद थोड़ा समझ आए। क्या चीज नहीं समझ आई? ये मैम आपने लेक्चर नहीं अपलोड किया हुआ, तभी समझा रही थी 7.1 का ही। मैंने ये किए हुए हैं, दोनों लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, और ये यस मैम, ट्यूसडे के किए हुए हैं। वो देखे नहीं है? समझ नहीं आ रही, 2 दफा लिए लेकिन समझ ही नहीं आ रही, मतलब
मिक्स हो ही जा रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा मैं सही तरह। दोबारा लूंगा शायद कुछ पता लगे आप आज। 7.1 खोलो और उसके आगे जो 2 स्लाइड्स है ना, आप खाली स्लाइड्स खोल के देखो, आपको समझ आ जाएगी। इतना क्लियर कट फॉर्मेट बना हुआ है कि आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन यूज करनी है। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले बनाओगे, 2 स्टेटमेंट्स बनानी है ट्रायल बैलेंस के बाद, या 4th स्टेज में आपने 2 स्टेजेस स्टेटमेंट्स बनानी है। इनकम स्टेटमेंट में आप सेल्स और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको लेके जाओगे, और बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज और कैपिटल है उसको लेके जाओगे। अब बैलेंस शीट सेम चीज है अरसलान, वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन करते हो आप, एक साइड पे तमाम एसेट्स को ऐड कर रहे हो और दूसरी साइड पे तमाम लाइबिलिटीज और कैपिटल को ऐड कर रहे हो, देखने के लिए कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। बैलेंस शीट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। और इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट या लॉस निकालने वाला वो फॉर्मूला है। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस किए तो पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है। अरसलान पहले तो उसको जिस्ट को समझो, उसके बाद देखो कि उसमें आइटम्स हम किस तरह प्लस माइनस कर रहे हैं। अभी मैंने दोबारा भी समझाए हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग में दोबारा डाल देती हूँ, आप इसको भी खोल के देखना। जी ठीक है मैम, थैंक ओके, वाह वहाब, वहाब डू यू हैव एनी क्वेरी? ओके, कमर, कमर सईद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कमर, कोई है इशू या क्वेरी तो पूछ लें। मैम जिसमें मुझे वो क्लियर करना था, जो हम लोग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जब हम लोग ऐड ऑन करते हैं हम्म, हमारे जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, और अदर एक्सपेंसेस का तो मुझे आपने एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास कोई टैक्स या अपनी इंटरेस्ट है। वो तो मुझे समझ आ गई थी, लेकिन जो हमारे वो अदर इनकम और एक्सपेंस है, इसकी एक दफा आप अगर एग्जांपल देके समझा दें तो मुझे ओके ज्यादा फाइन। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, दैट मीन्स आप कोई गुड्स बना रहे हो और सेल कर रहे हो, तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज सेल्स, के चीजें डिलीवर होंगी और सेल्स आएंगे। सेल्स आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, आप स्टेटमेंट उसी से स्टार्ट करते हो। बट अगर आपको किसी और सोर्स से इनकम आ रही है, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई जगह थी वो खाली पड़ी, आपने रेंट पे दे दी, कोई व्हीकल खाली पड़ा हुआ था आपने किसी और को रेंट पे दे दिया, या आपको कहीं और से इनकम आ रही है, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और वहां से थोड़ी सी इनकम आ रही है। बिजनेसेस करते हैं ना, साइड बिजनेसेस भी कर रहे होते हैं, साइड सोर्स ऑफ अर्निंग्स भी होती है उनकी। अब वो सारी जाके उनके ऑपरेटिंग या ऊपर जो मेन सेक्शन है, मेन सेल्स है, उसमें नहीं ऐड होता। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद अदर इनकम के नाम से ऐड अप होता है। ठीक है, रेंट अर्नड, ठीक है, या फीस अर्नड, या इंटरेस्ट अर्नड। एक होता है ना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी को, एक ये होता है कि हमने किसी को पैसा दिया और हम वो हमें इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट अर्नड। इस तरह के जो चीजें होती है ना, वो फिर नीचे जाके ऐड होती हैं। आपकी एग्जांपल्स में भी ये चीजें नहीं आने वाली, जितने आप क्वेश्चंस कर रहे हो। इसको अभी तक ना आप सिंपल ही रखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आपका नेट प्रॉफिट है, यहाँ तक खत्म कर दिया करें। इवन आप अभी जो प्रोजेक्ट्स करेंगे यहाँ तक ही रखें फॉर्मेट को। हमने ना इंटरेस्ट को कवर किया है ना टैक्सेस को किया है, ये थोड़े से ना टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैंने डेलिबरेटली अभी नहीं छेड़ा। ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे। इंटरेस्ट एंड टैक्स इटसेल्फ एक स्टैंड अलोन इनके कॉन्सेप्ट्स हैं और फिर कैलकुलेशंस भी हैं, तो इनको मैंने इसलिए नहीं छेड़ा। अदर इनकम के भी अभी मैंने कोई ऐसे एग्जांपल्स नहीं कराई कि अदर इनकम ऐड हो रही है और इंटरेस्ट टैक्स माइनस हो रहा है और नेट प्रॉफिट निकल रहा है। आप जस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक ही रखें अपनी स्टेटमेंट्स को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही समझे नेट प्रॉफिट है, दैट्स इट। ओके मैम, थैंक यू। Okay, then we are done with the queries as well. All the best with the project सब उसके ऊपर डिसाइड करना शुरू करें। एंड 7.2 वाला क्वेश्चन प्लीज सॉल्व इट एंड सबमिट इट बाय फ्राइडे। जिन बच्चों को अभी भी इशू आ रहा है तो वो हेल्प लें, जिन्होंने सॉल्व कर लिया उनसे हेल्प ले लें। ठीक है, हेल्प नॉट इन अ वे के कॉपी पेस्ट करनी है, समझें पहले और फिर अपना लिखें, अपना एक्सप्रेशन यूज करके अपनी स्टेटमेंट्स बना के मुझे सेंड करें। ठीक है, सो दैट इज इट एंड आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग ओवर हियर। और एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम मैंने पूछना था, अगर आपको कहते हैं मतलब कि पूछना हो तो आपको ईमेल करूं कि क्लासरूम में पूछूं? आप चाहे क्लासरूम में पूछ लो चाहे ईमेल कर लो, दोनों वेज हैं, चलें ठीक है, नो ठीक है मैम। इश्यूज। मैं दोनों पे ही रिप्लाई फौरन कर देती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल होता है। ठीक है, ये यस मैम, अभी तक आपका रिस्पॉन्स सबसे बेहतर है बाकी टीचर से, ओके, जो थैंक यू सो मच। जेन्युइन होता है। ओके, थैंक यू हसन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना सब ख्याल रखें। ठीक है, स्टे सेफ और काम करें अब स्टार्ट अपने प्रोजेक्ट्स पे। अल्लाह हाफिज।